हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश गौवंश पद प्रतिषेध अधिनियम 2004 का ये एक्ट है। और हमें स्टार्ट करना था यहाँ सेक्शन नंबर 11 से। सेक्शन नंबर 11 है यहाँ पावर ऑफ एंट्री, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर है एंट्री करने की, मतलब उस जगह पे एंटर होने की, इंस्पेक्ट करने की, मतलब उस चीज़ की जांच सर्च वगैरह करने की, और सीजर करने की, मतलब जब्त करने की जो चीज जो भी चीज़ है वहाँ पे है। तो उसके बाद यहाँ पे जो पर्पस है एनफोर्स करने के लिए प्रोविजन जो सेट का है, उसके लिए यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कोई पर्सन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो ऑथराइज किया गया है राइटिंग में, उसको पावर होगी कि वो यहाँ पे एंटर भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है प्रेमाइसिस को, उस जगह की लोकल जुरिडिक्शन में जहाँ पे उसको रीजन टू बिलीव है कि ऑफेंस वहाँ पे या तो कमिट हो चुका है या फिर लाइकली टू कमिट है, और वो यहाँ पे मतलब होने वाला है, हो सकता है या फिर होने हो चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं उसके लिए। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे ऑक्यूपेशन में है उस प्रेमाइसिस की, जो भी स्पेसिफाइड है यहाँ पे सब सेक्शन 1 में, वो यहाँ पे अलाउ करे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या जो भी पर्सन ऑथराइज है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा राइटिंग में, कि वो एक्सेस कर पाए उस प्रेमाइसिस को, और वो रिक्वायर करेगा फॉर इट पर्पस के लिए। और उसको फिर उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन और रहेगी कि वो आंसर करेगा उन क्वेश्चंस का जो भी उससे पूछेगा यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या जो भी पर्सन ऑथराइज है, और उसको जो बेस्ट उसका आंसर होगा उसकी नॉलेज में वो उसको देना पड़ेगा उसकी बिलीफ। फिर उसके बाद है कि जो पुलिस ऑफिसर है जिसकी रैंक यहाँ पे हेड कांस्टेबल से कम नहीं है, कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो यहाँ पे सिक्योर करने के लिए जो प्रोविजन है सेक्शन 5, सॉरी सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6A 6B के, वो सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि जो प्रोविजन है सेक्शन से वो कंप्लाइड विथ हो रहे हैं। और उसको करने के लिए यहाँ पे वो क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है और एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है किसी भी व्हीकल को जो भी यूज हो रहा है यहाँ पे, और या तो इंटेंशन है उसकी यूज करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए काउ प्रोजनी ऑफ ब्रीड को, मतलब ये गौ वंश या गौ मास का। और फिर उसके बाद जो सीजर है और ऑथराइज, जो भी सीजर है ऑफ काउ प्रोजनी का, मतलब जो यहाँ पे सीजर और ऑथराइज सीजर जो है यहाँ पे, मतलब जब्ती और जो सही तरीके से जब्ती है यहाँ पे काउ प्रोजनी मतलब गौ वंश की, जो उसको यहाँ पे सस्पेक्ट लगता है, जिसकी मतलब जिसके अकॉर्ड मतलब जिसको उसको सस्पेक्ट लगता है, संदिग्ध लगता है जो, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4, 5, 6, 6A 6B में, तो वो यहाँ पे कि या तो वो कॉन्ट्रवेंट हो चुके हैं या कॉन्ट्रवेंट हो सकते हैं, तो वो अलोंग विथ व्हीकल, मतलब व्हीकल के साथ जिसमें यहाँ पे काउ प्रोजनी वगैरह हो रही है, मतलब गौ वंश या गौ मास वगैरह जहाँ पे फाउंड हो रहा है, तो वो यहाँ पे वो ऑथराइज कर लेगा सारे मेजर्स जो भी उसको नेसेसरी लगते हैं उस गौ वंश और व्हीकल को जो भी उसने सीज किया है, कि वो कोर्ट के पास आ पाए। मतलब जैसे उसने कुछ चीज सीज कर ली या फिर उसको ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे जरूरी है कि कोर्ट में प्रोडक्शन होना जरूरी है जब इसके ट्रायल वगैरह चलेगा, काउ मतलब गौ वंश का या उस व्हीकल का जो भी उसने यहाँ पे सीज किया है, तो वो यहाँ पे सेफ कस्टडी भी दे सकता है किसी को पेंडिंग ट्रायल में। मतलब जब भी यहाँ पे ट्रायल वगैरह पेंडिंग रहेगा उसने टाइम के लिए यहाँ पे सेफ कस्टडी दे सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 4 है कि जो प्रोविजन है यहाँ पे सेक्शन 100 के, मतलब सर्च वगैरह के, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे सीआरपीसी के, जैसे कि सर्च एंड सीजर होता है। मतलब जैसे सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी में होता है, वैसे यहाँ पे सर्च एंड सीजर होगा इस सेक्शन में। और अगर इनकेस कोई वायलेशन है यहाँ पे सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 6A 6B का, तो पुलिस जो है वो यहाँ पे एम्पावर होगी कि वो सीज कर पाएगी व्हीकल को और गौवंश को और बीफ को। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी यहाँ पे कन्फिस्केट कर पाएगा उस व्हीकल को, काउ मतलब गौवंश को, मतलब काउ प्रोजिनी को और बीफ को, उस मैनर में जैसे प्रिस्क्राइब्ड है। तो जब भी यहाँ पे वायलेशन होगा, मतलब तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड है कि वो सीज कर पाएगी व्हीकल वगैरह जो भी चीजें हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी यहाँ पे कंफिस्केट कर सकता है यहाँ पे व्हीकल को और गौवंश को या फिर उसका जो मांस है उसको। और फिर उसके बाद जो सेक्शन 11A है वो बताता है आपकी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कंफिस्केशन। तो कोई भी पर्सन एग्रीव है जो ऑर्डर से, जो भी यहाँ पे कंफिस्केशन का ऑर्डर हुआ है सब सेक्शन 5 ऑफ
सेक्शन 11 में, वो विद इन 30 डेज, यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखिएगा, विद इन 30 डेज है। जब भी या तो उसको वो ऑर्डर मिला, या उसको कम्युनिकेट हुआ, या फिर उसको नॉलेज हुई उस ऑर्डर की, मतलब जिस दिन भी उसको उस ऑर्डर के बारे में, या तो वो ऑर्डर मिल गया, या उसके बारे में पता चला, या उसको उसके बारे में जानकारी हुई, तो जिस दिन उसको 30 डेज में वो यहाँ पे अपील कर सकता है राइटिंग में, सर्टिफाइड कॉपी के साथ। और वो फीस पे करके जो भी मैनर में प्रिस्क्राइब्ड होगी डिविजनल कमिश्नर के पास, तो यहाँ पे अपील होगी किसके पास? डिविजनल कमिश्नर के पास होगा। और इसी को आगे जाके हम एपीलेट अथॉरिटी बोलेंगे। अब जब भी यहाँ पे एपीलेट अथॉरिटी का मतलब होगा, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि डिविजनल कमिश्नर की बात हो रही है। अब एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि जो टाइम यहाँ पे लगा अपन को सर्टिफाइड कॉपी लेने में ऑर्डर की, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 30 डेज कैलकुलेट करने में। तो मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ पे जितना लग गया कॉपीज लेने में, सर्टिफाइड कॉपीज लेने में, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब काउंट नहीं करेंगे 30 डेज में। फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है जो रेफर की गई यहाँ पे सबसेक्शन 1 में, जैसे यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अपील प्रेजेंट होता है, तो इशू करेंगे नोटिस फॉर हियरिंग ऑफ अपील के लिए उन ऑफिसर को जिन्होंने यहाँ पे सर्च तो सीजर किया था, और कोई अदर पर्सन है जो अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी के ओपिनियन में ऐसा है कि वो एडवर्सली अफेक्ट होगा, जो भी ऑर्डर ऑफ कंफिस्केशन हुआ है, तो वो कॉल कर सकता है रिकॉर्ड उस केस के, और मतलब उस केस के रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे मंगा सकता है, जो जिसके पास भी वो रिकॉर्ड्स होंगे उस चीज से रिलेटेड। फिर यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड दैट वी नो फॉर्मल नोटिस ऑफ अपील नीड टू बी इशूड टू द एपीलेंट। एपीलेंट को कोई भी यहाँ पे फॉर्मल नोटिस देने की जरूरत नहीं है जो अपील कर रहा है। और जो ऑफिसर अफेक्ट कर रहा है सीजर एनी अदर पर्सन लाइकली टू एडवर्सली अफेक्टेड, और जो भी पर्सन यहाँ पे सीजर कर रहा है, अदर पर्सन जो लाइकली अफेक्टेड है उससे, तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा किसी अदर मैनर में। तो उसको मतलब अगर मतलब उनको यहाँ पे जबरदस्ती वो फॉर्मल नोटिस देना जरूरी नहीं है, अगर उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी अदर मैनर में, डेट ऑफ हियरिंग ऑफ अपील वगैरह के बारे में अपीलेट अथॉरिटी, तो वो वैसे भी कर सकते हैं मतलब। फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो यहाँ पे एक इंटीमेशन सेंड करेगी राइटिंग में, लॉजिंग ऑफ अपील टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ही वो ऑर्डर वगैरह दिए थे जहाँ तक है, या उनसे रिलेटेड, तो यहाँ पे मतलब जो अपीलेट अथॉरिटी, डिविजनल कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी है, तो वो यहाँ पे एक राइटिंग में इंटीमेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी देगा। हो सकता है क्या पता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ही वो ऑर्डर हो कि जिसका अपील हो रही है। फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो पास कर सकती है इंटरिम ऑर्डर, मतलब इंटरिम नेचर के कुछ ऑर्डर को पास कर सकती है कस्टडी और डिस्पोजल के लिए, अगर उसको नेसेसरी लगते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है कंफिस्केशन का, वो उनको जस्ट एंड प्रॉपर लगता है सरकमटेंसेस, मतलब कुछ ऐसे सरकमटेंसेस हैं, तो अपीलेट अथॉरिटी को अगर वहाँ पे जस्ट एंड प्रॉपर लगता है, तो वहाँ पे वो इंटरिम नेचर के कस्टडियल ऑर्डर भी दे सकते हैं, या डिस्पोजल ऑर्डर भी दे सकते हैं। फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो नेचर ऑफ केसेस को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्लेक्सिटीज जो भी इन्वॉल्व है उसमें वो परमिट कर सकती हैं पार्टीज टू अपील को कि वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीगल पेटिशनर्स के द्वारा, मतलब वकीलों के थ्रू भी अपना रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। मतलब जो अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नेचर ऑफ केस ऐसा है, या बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे वो परमिट कर पाएंगे कि जो अपील है उसमें वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी करवा मतलब आ सकते हैं, मतलब उनके लीगल प्रैक्टिशनर्स, मतलब वही वकील वकील या एडवोकेट्स वगैरह, मतलब जो भी हैं उनको वो यहाँ पे बुला सकते हैं। फिर जिस भी दिन यहाँ पे फिक्स हियरिंग होगा, मतलब जो डेट यहाँ पे फिक्स है हियरिंग अपील के लिए, ऑन डेट हियरिंग में भी एडजर्न, मतलब जो डेट यहाँ पे फिक्स है अपील के लिए, या फिर जिस डेट के लिए यहाँ पे अपील को एडजर्न कर दिया गया है, तो अपीलेट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे परस्यू करके रिकॉर्ड और हियर करके पार्टीज ऑफ अपील को, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है पर्सन उनके थ्रू, या जो एजेंट वगैरह उन्होंने ड्यूली ऑथराइज किए हैं वो पर्सन यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं, वो एक राइटिंग में, और या तो उनके लीगल पेटिशनर के थ्रू वो प्रोसीड कर सकते हैं और पास कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, रिवर्सल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जिस भी दिन यहाँ पे डेट ऑफ हियरिंग अपील जो है, या जिस दिन यहाँ पे डेट जो है एडजर्न वगैरह किया गया जिस तारीख तक के लिए, उस तारीख में जो भी पार्टीज होंगी, और या तो वो उनके ऑथराइज एजेंट प्रेजेंट होंगे या लीगल पेटिशनर प्रेजेंट होंगे, तो उनको यहाँ पे प्रोसीड करते हुए, मतलब उनको सुनने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर पास कर सकते हैं कन्फिस्केशन का, सॉरी कन्फिस्केशन का नहीं, कन्फर्मेशन का, रिवर्सल का, या मॉडिफिकेशन का नहीं। मतलब कन्फर्मेशन या तो वही ऑर्डर कंफर्म कर देंगे, या रिवर्स मतलब उसका उल्टा कर देंगे, या मॉडिफिकेशन में कुछ मतलब चेंजेस कर देंगे ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन को। फिर
प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पे फाइनल ऑर्डर पास कर रहा है कोई भी एपिलेट, मतलब यहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी, तो वो यहाँ पे अगर उनको नेसेसरी लगता है प्रॉपर डिसीजन देने के लिए, अपील के लिए, तो वो यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और या तो फिर वो करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। और साथ ही साथ वो पार्टीज को भी अलाउ कर देंगे कि पार्टी अगर एफिडेविट के थ्रू प्रेजेंट करना चाहे तो एफिडेविट के थ्रू वो किसी भी क्लेम को जो असर्ट कर रहे हैं, मतलब जो क्लेम को वो मतलब मान रहे हैं, तो असर्ट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूट भी कर सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट भी दे सकते हैं, मतलब एफिडेविट दे सकते हैं या तो किसी क्लेम को असर्ट करने के लिए या रिफ्यूट करने के लिए, जो भी उनको लगता है कि ये कंसिडरेशन में ये अलाउ करा जा सकता है फैक्ट्स बाय एफिडेविट, मतलब अलाउ कर सकते हैं प्रूफ को फैक्ट्स बाय एफिडेविट, तो वो कर सकते हैं जब भी यहाँ पे फाइनल ऑर्डर्स वगैरह पास कर रहे हैं तब। तो फाइनल ऑर्डर जब वो अपीलेट अथॉरिटी पास कर रही है, सिर्फ इतनी सी बात है, तो फर्दर इंक्वायरी या तो वो खुद भी कर सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोल देगी कि वो करे, और पार्टीज को यहाँ पे अलाउ कर देगी कि वो एफिडेविट्स पे फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो यहाँ पे पास कर सकती है कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी जो कि कॉन्सिक्वेंशियल नेचर है, मतलब कॉन्सिक्वेंशियल है यहाँ पे नेचर, जो कि डीम नेसेसरी, मतलब उनको उस केस के सरकमटेंसेस देख के जो ऐसा लगता है कि इसके लिए कॉन्सिक्वेंशियल रहेंगे, मतलब इससे रिलेटेड यहाँ पे जो नेसेसरी लगते हैं, तो वो और ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। फिर जो कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर होगी या फिर ऑर्डर ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल नेचर के जो है, वो यहाँ पे सेंड कर जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इसको कंप्लायंस करवाएगा। और या फिर कोई ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू पास होते होंगे, तो यहाँ पे वो पास कर पाएगा कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन कंफर्मिटी विद द ऑर्डर्स ऑफ एपिलेट अथॉरिटी। तो मतलब यहाँ पे जो कॉपी है फाइनल ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंशियल नेचर की जो ऑर्डर्स थी उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है या तो उसकी कंप्लायंस करवाएगा या कंप्लायंस नहीं करना है, और कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करना है कंफर्मिटी जो एपिलेट अथॉरिटीज हो तो वो कर पाए, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो कॉपी भेज दी जाती है। फिर सेक्शन 11 भी है कि जो रिवीजन बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपिलेट अथॉरिटी, तो कोई भी यहाँ पे पार्टी जो है एग्रीव है किसी फाइनल ऑर्डर से या कॉन्सिक्वेंशियल नेचर के जो ऑर्डर पास किए गए हैं एपिलेट अथॉरिटी के द्वारा, तो यहाँ पे भी वो विद इन 30 डेज ही है, यहाँ पे यार टाइम पीरियड याद रखिएगा। एक मिनट मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, वो तो हाईलाइट करता हूँ। तो जो भी यहाँ पे एग्री पार्टी है जो अपील करना चाह रही है, यहाँ पे जो भी फाइनल ऑर्डर या कॉन्सिक्वेंशियल नेचर का ऑर्डर पास किया एपिलेट अथॉरिटी ने उसके खिलाफ, उसको रद्द कराने के लिए, मतलब यहाँ पे इम्प्यूबिलिटी मतलब होता है रद्द करना, तो वो सबमिट कर सकती है एक एप्लीकेशन रिवीजन के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास, और उस सेशन डिवीजन में जहाँ पे वो हेडक्वार्टर है एपिलेट अथॉरिटी का वो सिचुएट होता है वहाँ पे, मतलब उस जगह के कोर्ट ऑफ सेशन में करेगा, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में करेगा, और सेशन डिवीजन कहाँ की, जहाँ पे वो हेडक्वार्टर है एपिलेट अथॉरिटी का जिसने वो ऑर्डर पास किया। फिर इसमें भी वही बात है कि यहाँ पे जब भी कंप्यूट कर रहे हैं 30 डेज का टाइम लिमिट जो है, तो टाइम लिमिट में जो टाइम रिक्विसाइट मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ पे लगा है कॉपी ऑप्टेन करने का, सर्टिफाइड कॉपी ऑप्टेन करने का, वो टाइम पीरियड यहाँ पे काउंट नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब उसको नहीं गिनेंगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 है रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब वो यहाँ पे होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है रिहेबिलिटेशन, मतलब एक पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, पुनर्वास, मतलब जिस कंडीशन में वो पहले था उसको वैसी कंडीशन में वापस से लाना। तो मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जैसे ही ये कम इन फोर्स हुआ, यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है, मतलब मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो यहाँ पे रूल्स बनाएगी इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन का उन पर्सन का जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, तो उनका आर्थिक पुनर्वास कराएगा, मतलब यहाँ पे रूल्स बना के स्टेट गवर्नमेंट, जो पर्सन यहाँ पे डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं इन सब चीजों से। फिर सेक्शन 12 है मेंटेनेंस ऑफ सीज काउ प्रोजनी, मतलब जो यहाँ पे गौ वंश जो यहाँ पे सीज हुआ है उसका मेंटेनेंस, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट शैल, यहाँ पे भी शैल है, यहाँ पे मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो यहाँ पे नेसेसरी एक्शंस लेगा फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग, मतलब उनको कुछ भी खिलाना या मतलब उनके खाने वगैरह का बंदोबस्त, और फिर या फिर मेंटेनेंस जो भी उनका मतलब देखभाल वगैरह जो लगती है, जो भी काऊ यहाँ पे सीज हुई है, काऊ प्रोजनी मतलब गौवंश जो भी यहाँ पे सीज हुआ है, और उस मैनर में होगा जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब उसी मैनर में, इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड।
उसके बाद है सेक्शन नंबर 13, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का सूट, प्रोसिक्यूशन, लीगल अदर अदर लीगल प्रोसीडिंग मतलब यहाँ पे नहीं लगेगी किसी पर्सन के अगेंस्ट, जो उसने गुड फेथ में किया या उसकी इंटेंशन है गुड फेथ में करने की अंडर दिस एक्ट, और जो भी रूल बनाए गए हैं इसमें देयर अंडर उसमें। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ वगैरह हमेशा नहीं, सॉरी मैं अलग उसमें आ गया। हाँ मतलब उसमें गुड फेथ में अगर कोई भी कुछ काम करेगा तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी सर। सिंपल सी बात है, जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है सेक्शन 13A, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्यूज। तो जब भी यहाँ पे पर्सन प्रोसिक्यूट किया जा रहा है कोई भी ऑफेंस जो अंडर इस दिस एक्ट में हुई है, मतलब इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस हुई है, उसके लिए अगर किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है मतलब उसके ऊपर ट्रायल वगैरह चलाया जा रहा है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया इस एक्ट के प्रोविजंस के अंडर, वो उसी के ऊपर होगा, मतलब एक्यूज के ऊपर ही होगा। और जो प्रोसिक्यूशन होगा सिर्फ उसको यहाँ पे क्या करना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस प्रूव कर देना है उसके खिलाफ, बस फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब सिर्फ पहले इंस्टेंस में जो प्रोसिक्यूशन होगा उसको सिर्फ यहाँ पे प्राइमा फेसी मतलब यहाँ पे ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड ऐसे कुछ शो कर देना पड़ेगा कि इसके खिलाफ कुछ एविडेंसेस हैं, मतलब जस्ट मिनिमम छोटा सा उसको एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग यहाँ पे उसको स्टार्ट करना होगी प्रोसिक्यूशन को कि इनके खिलाफ कुछ सबूत है। फिर उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा हमेशा एक्यूज के ऊपर रहेगा कि एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे नॉट गिल्टी है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया मतलब। सेक्शन 14 है ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं या फिर वेटनरी ऑफिसर्स हैं, मतलब पशु चिकित्सज्ञ जो हैं मतलब ऑफिसर्स हैं उनके, और अदर पर्सन जो भी एक्सरसाइज करते हैं पावर इस एक्ट में, उनको यहाँ पे डीम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में। सेक्शन 15 है एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। तो जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, उनके पास उनका यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है जो टाइमिंग इन फोर्स में एप्लीकेबल है, या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट जो है वर्च्यू ऑफ लॉ अदर देन दिस एक्ट, जो कुछ भी उसमें लिखा होगा जो प्रोविजन इस एक्ट में है वो एज इट इज एप्लीकेबल हो। मतलब ये वाले जो प्रोविजंस है इस एक्ट के वो ओवर राइडिंग इफेक्ट रहेंगे, मतलब यही वाले प्रोविजंस यहाँ पे ज्यादा माने जाएंगे। अगर कोई भी एक्ट अदर जो होगा टाइमिंग इन फोर्स में एप्लीकेबल भी है, अगर उसमें कुछ इनकंसिस्टेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई वर्च्यू ऑफ लॉ है टाइमिंग इन फोर्स, उसमें जो कुछ भी अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको माना नहीं जाएगा, यही एक्ट प्रिवेल करेगा। मतलब इस एक्ट का ओवर राइडिंग एक्ट होगा, मतलब ये एक्ट ज्यादा माना जाएगा उन सब एक्ट के मुकाबले। फिर सेक्शन 16 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। तो जब भी कोई डिफिकल्टी अराइज होगी यहाँ पे किसी भी एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने में, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाएगा, मतलब कुछ प्रोविजंस बना सकता है या कुछ डायरेक्शन दे सकता है जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के, मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ जो इनकंसिस्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ प्रोविजंस वगैरह बना सकता है, कुछ डायरेक्शन दे सकता है जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं, मतलब जरूरी लगते हैं, एक्सपीडिएंट लगते हैं यहाँ पे डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए। जब भी यहाँ पे कोई डिफिकल्टी अराइज होती है इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने में, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ प्रोविजंस या डायरेक्शन दे सकता है जो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे और जो उनको नेसेसरी लगता है, तो वो दे सकते हैं रिमूव डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए। फिर सेक्शन 17 है पावर टू मेक रूल। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है तो नोटिफिकेशन इशू करके यहाँ पे रूल्स बना सकती है कैरी आउट करने के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस को, और वो उस दिन से इफेक्ट में आएंगे जिस दिन उसका या तो पब्लिकेशन होगा या फिर जो अदर डेट उसमें स्पेसिफाई की जाएगी इस बिहाफ में। मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके रूल्स वगैरह बना सकती है इस एक्ट की प्रोविजंस को कैरी आउट करवाने के लिए, लेकिन जो इफेक्ट होगा उनका वो डेट ऑफ पब्लिकेशन से होगा या अदर डेट जो वहाँ स्पेसिफाई कर देंगे सिर्फ उसमें वहां से होगा। और जो भी रूल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे उनको यहाँ पे जैसे ही वो बन जाते हैं उसके बाद जितना जल्दी हो सके पब्लिश होने के बाद उसको टेबल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रखा जाए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की उसके पास यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब सेक्शन नंबर 18 लास्ट सेक्शन तो वर्क करता है रिपील एंड सेविंग्स के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश गौ वंशवत प्रतिषेध अध्यादेश था, मतलब ऑर्डिनेंस था 2004 का, वो रिपील हो चुका है। मतलब इस एक्ट के आने के पहले ऑर्डिनेंस भी था, वो सेम ही था।
तो उसमें जो कुछ भी था वो अभी यहाँ पे रिपील हो चुका है। लेकिन प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जो रिपील होने के बाद भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ थे, मतलब जो पहले से कुछ भी किसी उस लॉ में हो चुका है रिपील होने के बाद भी जो कुछ भी उसमें हो चुका है या जो कुछ भी सफर हो चुका है, मतलब जो कुछ भी वहाँ पे घटित हो चुका है, जो कुछ भी हो चुका है वो वैसे ही वैसे होगा। और किसी भी तरीके की जो पेनल्टी हुई थी, फोरफीचर हुआ था और पनिशमेंट जो भी इंकर्ड हुई थी किसी भी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, जो भी कमिट हुई थी किसी लॉ में, जो रिपील हो गया है, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी वगैरह हुई थी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेनल्टी, मतलब किसी पेनल्टी के रिस्पेक्ट में फोरफीचर और पनिशमेंट वगैरह से रिलेटेड एज अफोरसेड, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग, रेमेडी वगैरह, जो भी पेनल्टी, फोरफीचर, पनिशमेंट वगैरह जो उसमें हुई थी, और जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग, रेमेडी वगैरह इंस्टीट्यूट हुई है, मतलब मे बी इंस्टीट्यूटेड, कंटिन्यूड और एनफोर्स, तो वो कंटिन्यूड रहेगी और एनफोर्स रहेगी, और वही पेनल्टी, फोरफीचर और पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब मे बी इम्पोज की जाएगी। तो उस तरीके से जैसे कि ये एक्ट अभी आया ही नहीं, मतलब जैसे कि ये एक्ट अभी पास ही ना हुआ हो, उसी तरीके से ये सब चीजें चलती रहेंगी जो पहले से चल रहा था, जो पुराने एक्ट में अगर कुछ चीजें पहले से चल रही थी। तो आज हमारा ये गौ वंश वाला एक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नया वीडियो तो मतलब कोई नया एक्ट चालू करेंगे।